वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 की ओरिएंटेशन आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें तमाम वो इन्फॉर्मेशन जो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। स्पेसिफिक हमारा फोकस है आटम 2021 की अटैम्प्ट। हमारी इस ओरिएंटेशन के कंटेंट्स में सब्जेक्ट की मैपिंग और पास परसेंटेज, ग्रेड सिलेबस, टेस्टिंग लेवल और एग्ज़ाम पैटर्न, टॉपिक का सीक्वेंस और पास्ट एग्जाम एनालिसिस जो रेलिवेंट अटैम्प्ट्स हैं उनका। उसके बाद बुक और नोट्स में से हमें क्या फोकस करना चाहिए, एबीसी कैंपस की वीडियोस कैसे यूज़ करें और इससे रिलेटेड जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और फिर हमें इस पेपर को कैसे प्रिपेयर, अटैम्प्ट और रिवाइज करना चाहिए, इन एरियाज़ को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग को अगर हम डिस्कस करते हैं तो कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 जो है ये पहले कैफ 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है उससे कनेक्ट करता है, उसमें इसकी बेस डेवलप होती है। और फिर FR1 का ये पेपर जो है ये कैफ 7 के साथ कनेक्ट करता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 है। तो कैफ 5 जो है इस पेपर की नेचर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप कंसर्न से होता है, जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो कॉरपोरेट से हटकर थोड़ा कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर फिर ऐसे टॉपिक्स भी हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वगैरह जो स्टैंडर्ड ओरिएंटेड नहीं है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो स्टैंडर्ड ओरिएंटेड हैं। जैसे इसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे इसमें IS 20, IS 40, IS 16, IS 36, बहुत सारे नॉन करंट एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड भी कवर हो रहे होंगे। ये पेपर ओवरऑल काफ़ी कैलकुलेशन इंटेंसिव किस्म का पेपर है, तो आपकी कैलकुलेशंस इसमें बहुत अच्छी और शार्प होनी चाहिए और उन पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो वैसे इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और उसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव जो है क्वेश्चंस हम अक्सर देखेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें थोड़ी सी कैफ 3 की नॉलेज अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो एडवांटेजेस होती है, जैसे शेयर कैपिटल और डिविडेंड वगैरह की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक समझने में हेल्प करेगी। और बाद में ये कैफ 7 के बाद CFAP 1 और MSA 1 के साथ ये टॉप जो सब्जेक्ट है वो कनेक्ट करेगा। पास्ट रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो आटम 19 में 39.06%, स्प्रिंग 20 में 51.1%, और उसके बाद आटम 20 में 31.09%। तो जो बिल्कुल अभी रिसेंट अटैम्प्ट हुई है इसके अंदर जो पेपर है वो भी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस जो है जनरल स्टूडेंट्स का कहना ये था कि वो थोड़े उन्हें डिफ़िकल्ट लगे हैं, थोड़े से अनयूजुअल थे, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं थी जो सब सिलेबस के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे कवर ना की जा सकती। तो लेट्स सी कि जी इस बार क्या रिज़ल्ट होगा। जो प्रीवियस रिज़ल्ट्स हैं उसमें टिपिकली जो है रिज़ल्ट इंक्रीज़ के बाद डिक्रीज़ भी हुआ है, और अब इस अटैम्प्ट में हम देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसा रहेगा। ग्रिड में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये 3 टॉपिक बेसिकली बन जाते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, जिसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट है और इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है। तो ये 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी ये 3 ऐसे एरियाज़ हैं जो स्टैंडर्ड्स के अलावा हैं, और 25 to 35 मार्क्स का जो पेपर है वो ग्रिड यहाँ से कनेक्ट करती है, और अदर एरियाज ऑफ IFRS 40 to 50 मार्क्स से रिलेट करते हैं। टेस्टिंग लेवल T1 और T2 के हैं सारे क्वेश्चंस इसके अंदर। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अप टू 8 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चंस अप टू 20 मार्क्स के होंगे। तो रूल्स इसमें जो एग्ज़ाम के हैं वो ये हैं कि टेक्निकल कंटेंट आपका अर्लियर स्टेज से यानी कैफ 1 से आ सकता है। 8 मार्क्स पर टॉपिक तक का बाजू का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कभी करेक्शन ऑफ एरर से रिलेटेड, कभी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड, कभी बैड एंड डाउटफुल डेट से रिलेटेड। और अर्लियर स्टेज के जो टॉपिक्स हैं और टेस्टिंग लेवल 1 के जो टॉपिक्स हैं ये कंबाइन करके 35 मार्क्स तक का पेपर आएगा मैक्सिमम, और टेस्टिंग लेवल 2 के टॉपिक से 65 और मोर मार्क्स का पेपर सेट होगा। फर्दर रूल्स जो हैं उसमें आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 सेक्शन बने हुए होंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें 25 to 35 मार्क्स होंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन मैक्सिमम 8 मार्क्स तक का होगा। सेकंड जो सेक्शन होगा वो 65 to 75 मार्क्स का होगा, उसमें 4 to 5 क्वेश्चन होंगे, टिपिकली 4 क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन की जो रेंज होगी मार्क्स की वो 15 to 20 मार्क्स की होगी इन जनरल। तो इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए हमें पेपर को प्रिपेयर करना होगा। हमारे टॉपिक्स का सीक्वेंस और पास्ट एग्जाम एनालिसिस अगर अब हम डिस्कस करते हैं तो यू कैन सी देयर आर 7 टॉपिक्स जो कि T2 लेवल के हैं। IS 16 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री लेजर एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट,
IFRS 15, IS 7 एंड इंटरप्रिटेशन। और बाकी जो हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं वो टेस्टिंग लेवल 1 से रिलेट करते हैं। तो इसमें यानी बड़े टॉपिक 7 हैं और छोटे टॉपिक 6 हैं। अगर आप मार्क्स वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें IS 16 से पेपर जो है वो सेट होता हुआ नज़र आता है, और उसके बाद इसी तरीके से IFRS 15 हर अटैम्प्ट में पे क्वेश्चन आ रहा है। और फिर जो है हमारे पास जो टॉपिक्स हैं कैश फ्लो के भी हैं, इंटरप्रिटेशन का भी है, और फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी ओकेजनली आते हैं, लेकिन समटाइम्स आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़ीरो भी है, और समटाइम्स इवन 18 या 17 मार्क्स भी है। तो हमारा ये सीक्वेंस जो है आई कैप स्टडी टेक्स्ट से एग्जैक्ट मैच नहीं करता, और हमारी इसको डिफरेंट रखने की रीज़न ये है कि हम एक फ़्लो अंडरस्टैंड करते हैं कि जी किस तरीके से हम टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। तो हम पहले नॉन करंट एसेट्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, और उसके बाद फिर कुछ जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाता है उसकी तरफ जाते हैं, फिर कुछ और स्टैंडर्ड्स करते हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर हमने थोड़ा शफल किया हुआ है कि टॉपिक्स इस तरीके से कवर किए हुए हैं कि टेस्टिंग 2 के सारे टॉपिक एक साथ ना हो, टेस्टिंग 1 के सारे एक साथ ना हो, यानी कुछ बड़े टॉपिक कुछ छोटे टॉपिक मिक्स करके चलते रहें, ताकि हमारा जो थ्रू आउट सिलेबस है वो किसी एक पीरियड में स्टार्ट में या बिल्कुल एंड में सारा मुश्किल ना हो, बल्कि हम उसे थोड़ा सा बैलेंस करके चल सकें। तो ये सीक्वेंस हमारा इस हिसाब से बना हुआ है, इसी सीक्वेंस से हम अपनी वीडियोस को 1 बाय 1 कवर कर रहे होंगे। और हमने पास्ट एग्जाम एनालिसिस में 4 अटैम्प्ट्स इसलिए कवर किए हैं क्योंकि आटम 19 से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, और इससे पहले जो इसके टॉपिक्स थे जैसे IS 23 पहले FR2 के पेपर में होता था, IS 16 FR1 में भी था और FR2 में भी था। तो इससे पहले के जो पेपर्स हैं उनकी एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट करना इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। उनके क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं जो कि हम इंक्लूड कर रहे होंगे अपनी वीडियोस के अंदर, लेकिन उनके एनालिसिस के अंदर इंक्लूड करना इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो ये सीक्वेंस और पास्ट एग्जाम एनालिसिस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें बेसिकली रिसेंटली आई कैप ने अपना एक स्टडी टेक्स्ट इशू किया है, कैफ 5 का, कैफ 1 और कैफ 7 का भी। तो इसमें क्लैरिटी इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जाम्पल ऐड हुई है। और दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये कि इसमें पास्ट एग्ज़ाम ऐड हुए हैं, आटम 19, स्प्रिंग 20 और आटम 20 के। यानी आपको अगर आप आई कैप स्टडी टेक्स्ट से चीज़ें कवर करते हैं तो सिर्फ आपको स्प्रिंग 2021 की अटैम्प्ट एक्स्ट्रा करनी होगी। और एडिटोरियल करेक्शंस भी हैं जो पहले एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस में थी, या उसके अलावा जो कुछ करेक्शंस थी। और अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो सजेस्टेड यही है कि ओल्डर वर्जन यूज़ ना करें, न्यू वर्जन यूज़ करें। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं भी रखना चाहते तो सॉफ्ट कॉपी आपके पास ज़रूर आई कैप की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें, जिसमें न्यू वर्जन आपके पास होना चाहिए, और उसी को आप किसी भी रेफरेंस और चीज़ों के लिए यूज़ करें। जहाँ तक है नोट्स की बात, तो जो नोट्स हैं बाय काशिफ अदील, दैट इज़ मी, तो ये लास्ट हमने अपडेट किया था आटम 2020 अटैम्प्ट के लिए। सिलेबस तो ऐसा चेंज नहीं हुआ, तो आप इन नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो इनफैक्ट आई कैप स्टडी टेक्स्ट को ही हम यूज़ कर रहे होंगे सेशन में, लेकिन अगर आप इन नोट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ABC कैंपस की वीडियोस आप कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ इनका हो सकता है, तो उसके पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक तो ये कि जी वीडियोस को एक्सेस, ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में है उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे चैनल को विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको F5 आटम 2021 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गिवन है, और आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट वीडियोस समटाइम प्लेलिस्ट में शो होती हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने बाज़ औक़ात एडवांस में कुछ वीडियोस शेड्यूल की हुई होती हैं कि वो पब्लिश हो जाएंगी नेक्स्ट डे या 2 से 3 दिन के अंदर। तो वो फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरीली प्राइवेट वीडियो शो हो रही होती है, और वो 2 से 3 दिन में आपको एक्सेस हो जाती है। हमारे कंटेंट क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, हम तमाम जो रेलिवेंट एरियाज़ हैं उनको कवर करेंगे। हमारे जो लेक्चर्स होंगे स्टैंडर्ड्स पर या टॉपिक्स पे, उनके अंदर हम कॉन्सेप्ट बिल्डर्स यानी एग्जांपल्स इंक्लूड करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट अपनी वीडियोस में करेंगे, और हम पास्ट एग्जाम्स को भी अपनी वीडियोस में कवर करेंगे, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो तमाम कंटेंट इस टाइप का इंक्लूडेड होगा। उसके अलावा जिस तरह से गाइडेंस की वीडियोज़ हैं, जिस तरह दिस वन ओरिएंटेशन है या रिवीजन की वीडियोज़ हैं, वो भी इंक्लूड होंगी, और डेली बेसिस पर हम 1 से 2 वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। सिलेबस कब कंप्लीट होगा, हमारी जो बिल्कुल फाइनल डेट है दैट इज़ 8 अगस्त, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इससे
7-8 दिन पहले ही अपना सिलेबस कंक्लूड कर लेंगे। बट हमने जो डेट रखी है 8 अगस्त की, वो इस हिसाब से रखी है कि अगर मैक्सिमम डिले हो जाए तो किस पॉइंट तक जा सकते हैं। कौन से बुक्स और नोट्स यूज़ करने चाहिए? तो आप कोई से भी नोट्स अगर यूज़ कर रहे हो तो आप हमारी वीडियोस उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, क्योंकि बहरहाल स्टैंडर्ड तो चेंज नहीं होता। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसके कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं होते। तो थ्रू आउट द सेशन आप कोई किसी और टीचर के नोट्स यूज़ कर रहे हैं, आप वो भी साथ पढ़ सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप आई कैप स्टडी टेक्स्ट को अगर यूज़ करें साथ के साथ, आल्दो ये कि हम आई कैप स्टडी टेक्स्ट को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहे होंगे, और कुछ जगह पर हम कंटेंट वहाँ से स्टडी टेक्स्ट से ले रहे होंगे और कुछ जगह पे हम नहीं भी ले रहे होंगे। तो लेकिन ये कि हमारा जो कंटेंट है वो इस नेचर का फ्लेक्सिबल होगा कि वो आप हमारे नोट्स के साथ, आप आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के साथ, और किसी और टीचर के नोट्स हैं तो उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी रिकमेंडेशन है ज़्यादा बेहतर उसके लिए है कि आप आई कैप स्टडी टेक्स्ट यूज़ करें। हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जब ट्रैक करना होगा कि जी आप कहते हैं कि जी हम तो कोई और नोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो सर्च लगाकर आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। दूसरा तरीकाकार ये है कि हमने हर जो क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने मेंशन किया हुआ होगा कि ये आई कैप स्टडी टेक्स्ट के अंदर कौन सी एग्जाम्पल या कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो उसके साथ भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या वीडियोस बाद में वॉच की जा सकेंगी? जी बिल्कुल की जा सकेंगी, और वीडियोस रिकॉर्डेड होंगी, और एक बार जब पब्लिश हो जाएंगी, प्राइवेट वीडियो से पब्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर ये आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप किसी भी टाइम पर वॉच कर सकते हैं, री वॉच कर सकते हैं। ये थ्रू आउट द सेशन भी अवेलेबल रहेंगी और सेशन के बाद भी अवेलेबल रहेंगी। वीडियोस अगर हम सब जिस तरह से प्री रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, तो हमने जो अपनी एडवर्टीजमेंट में डेली एट 5 PM डिस्कस किया था, तो उसका मतलब ये है कि हम जो जो भी वीडियोस हमने FR1 पर डालनी होंगी वो हम 5 PM से पहले डाल देंगे। तो कोई भी वीडियो 5 PM के बाद इस पे नहीं आएगी। 5 PM तक जो कंटेंट आना होगा तो वो आ जाएगा। तो अगर आप डेली बेसिस पर हमें फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप 5 PM तक जो हमारा कंटेंट फाइनलाइज हो जाएगा उस दिन का, उसको आप साथ के साथ कवर कर सकते हैं। 5 PM के बाद फर्दर कंटेंट उस डे में नहीं आएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो इसका सबसे अच्छा तरीक़ाकार यही होगा कि जिस टॉपिक, जिस वीडियो से रिलेटेड क्यूरी है, उसके नीचे अगर आप अपना कमेंट कर देंगे तो हम वहाँ पर आपको कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड कर दिया करेंगे। और हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट्स या जो हमारे व्यूअर्स हैं चैनल के, वो उसको रिस्पॉन्ड कर दें, और अगर हम उनके आंसर के साथ एग्री करेंगे तो हम उसको लाइक कर देंगे। तो और जहाँ हमें लगेगा कि नहीं, एक मुनासिब आंसर नहीं दिया गया, तो वहाँ पर हम अपना आंसर आपको रिप्लाई के अंदर मेंशन कर देंगे। तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि जिस वीडियो, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी क्यूरी है, उसके नीचे आप अपने कमेंट्स में जो है उसको मेंशन कर दें, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको रिस्पॉन्ड कर दें। बाज़ औक़ात ऐसी क्यूरीज होती हैं जो कि फिर कमेंट्स में रिस्पॉन्ड नहीं की जा सकती, तो उनको फिर हम उस कुछ दिनों में या बाज़ औक़ात एंड ऑफ सेशन पर अपनी जो एडिशनल वीडियोस बनाते हैं उनके अंदर उन इश्यूज़ को कवर कर देंगे। हमें ये पेपर प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए और रिवाइज़ कैसे करना चाहिए? तो आपको अपनी लर्निंग टाइप आइडेंटिफाई करनी है कि आपको चीज़ें विजुअल जैसे वीडियोस ज़्यादा देर याद रहती हैं, सुनकर ज़्यादा देर याद रहता है, या खुद प्रैक्टिस करके ज़्यादा देर याद रहता है, या रीडिंग राइटिंग से याद रहता है। तो प्रैक्टिस तो खुद आप नहीं करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल डेवलप होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 से 2 बार भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा स्किल बन जाता है, कुछ को 8 से 10 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली जो आपकी प्रैक्टिस की नीड्स हो उसके मुताबिक उसको अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक आप फॉलो करें। हमारी सजेशन डिफरेंट वे में आप पढ़ सकते हैं जी। डेली पढ़ना है, सेलेक्टेड डेज पे पढ़ना है, वीकेंड पे पढ़ना है, ओकेजनली पढ़ना है। आई जनरली रेकमेंड कि आप सेलेक्टेड डेज पे पढ़ें, 4 से 5 दिन वीक में पढ़ें, और 2 दिन की एटलीस्ट जो है ना ऑफ भी लें, ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ नेक्स्ट वीक में फिर पढ़ सकें। क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस नहीं करना, एक बड़ी कॉमन जो है प्रैक्टिस है कि जी बुक खोलते हैं, एक तरफ उसका जो है ना हम क्वेश्चन रखते हैं, दूसरी तरफ उसका आंसर रखते हैं, और बस क्वेश्चन के डाटा को आंसर के डाटा के साथ मैच करना शुरू कर देते हैं। कि हम कहते हैं जी ये 5000 की फिगर है, अच्छा ये यहाँ से आई, ये इसका अच्छा 3/12 क्यों दिया, अच्छा ये यहाँ पे मंथ दिए हैं तो ये 3/12 दिया। ये अप्रोच प्रैक्टिस की सही नहीं है। ये क्वेश्चन और आंसर को मैच करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। जब एग्ज़ाम में आप जाकर बैठेंगे तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने क्वेश्चन का जो है आंसर के साथ मैचिंग नहीं करनी। इसलिए थ्रू आउट द सेशन कोशिश करें कि कम से कम क्वेश्चंस को मैच करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें खुद। यानी क्वेश्चन सामने रखें, उसके बाद उसका सोल्यूशन बनाएं, उसको फिर सोल्यूशन के साथ मैच करके देखें कि कहाँ आपने गलती की, कहाँ
आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती थी, कहाँ जो चीज़ें थी वो आपने अननेसेसरी गलत ले ली, कौन से डाटा को आपने मिस किया, और फिर उस फीडबैक के बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। अब एक ये होता है कि जी फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर तो गलतियाँ होनी ही होती हैं, तो गलतियाँ करें और उनसे इम्प्रूव करें और जो है आगे ज़्यादा बेहतर करें। और प्रैक्टिस के अंदर गलतियाँ हो जाएंगी तो शुरू शुरू में जितनी ज़्यादा गलतियाँ अगर आप प्रॉपर फीडबैक के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अपनी करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा होगा। तो बजाय इसके कि थ्रू आउट द सेशन तो प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व ना करें या बड़े रफ सॉल्व कर लिया और फिर पेपर में जाके प्रॉपर सॉल्व करने लगते हैं तो फिर प्रॉपर पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाता। तो प्रॉपर वे जो होगा वो ये होगा कि आप क्वेश्चन को सामने रखें, उसके टाइम बाउंड हो की कोशिश करें कि आंसर बनाएं और फिर आंसर के साथ मैच करें, देखें कि कहाँ आपने जो है इनकरेक्ट ट्रीटमेंट की, कौन सी चीज़ें आपने मिस की, क्वेश्चन को पढ़ने में आपसे कहाँ पे गलती हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम पर आप उन बातों का ख्याल रख के अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। कवरिंग द होल सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्रू आपके 7-8 क्वेश्चन होते हैं, कोई कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर हर टॉपिक ही डिस्कस हो रहा होता है, चाहे 1 नंबर का हो रहा हो चाहे 20 नंबर का हो रहा हो। और फिर ये कि अंडरस्टैंडिंग जो है टॉपिक से एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। तो अगर हम कहते हैं कि एक टॉपिक पर स्पेसिफिक क्वेश्चन बाज़ नहीं भी आया, जैसे I-16 एक बड़ा मेन टॉपिक है, लेकिन अगर उस पर क्वेश्चन नहीं भी सेट होता तो वो कहीं शायद कैश फ्लो के अंदर डिस्कस हो रहा होगा, हो सकता है उसकी डेप्रिसिएशन कहीं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम अप्लाई कर रहे हों। तो सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तमाम टॉपिक्स के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो तभी हम एक पेपर में प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जाके परफॉर्म कर सकते हैं। रिवाइज़ हमें कैसे करना चाहिए? रिवीजन जो है वो अभी का इशू नहीं है, रिवीजन इशू है हमारे लास्ट 1 मंथ का। तो हम अब कुछ गाइडेंस आपके लिए डेवलप करेंगे अकॉर्डिंगली फॉर इनटू 3 कैटेगरीज के 30 डेज़ में रिवाइज़ कैसे करें, 10 डेज़ में कैसे रिवाइज़ करें और 2 डेज़ में कैसे रिवाइज़ करें। तो हम एक क्वेश्चंस की सिलेक्शन क्रिएट करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए इन लास्ट 30 डेज़, इन लास्ट 10 डेज़ एंड इन लास्ट 2 डेज़ अकॉर्डिंगली टू रिवाइज द होल सिलेबस। So you have to do work every day, be regular and keep trying. तो आपको बाज़ात मुश्किल भी लगे तब भी आपने कोशिश करते रहना है ताकि आपकी अल्टीमेट परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।